सेक्शन पढ़ाऊंगा। सर ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, आईएस का फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर ये क्या है, ये समझना पड़ेगा। These are the rules. These are the rules slash guidelines. These are the rules slash guidelines on the basis of which same slash consistent accounting is followed all over the globe या world। सर ये रूल्स हैं, सर ये रूल्स या गाइडलाइंस हैं जिसकी बेसिस पे पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में सेम अकाउंटिंग फॉलो होती है। अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दुनिया में नहीं होता, हर कंट्री अपने अलग तरीके से अकाउंटिंग करता, जिसमें नुकसान क्या होता बेटा सुनिएगा। सर लेट सपोज मैं यूनिलीवर की बात करता हूं, हम सबको पता है बेटा यूनिलीवर पाकिस्तान में भी है, यूनिलीवर इंडिया भी है, ऑल ओवर है। मैं दो एग्जांपल्स लेता हूं। सर यूनिलीवर कंपनी है जिसकी जो है वो यूनिलीवर इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। हम सब ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है मल्टीनेशनल क्या होती है, जिसके ग्लोबल ऑपरेशंस होते हैं सर, जिसकी ब्रांचेस होती हैं कंट्रीज में। इसकी एक ब्रांचेस इन यूनिलीवर पाकिस्तान, दूसरी इन इंडिया, बहुत सारी ब्रांचेस है। मैं दो की एग्जांपल लेता हूं। सर अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दुनिया में नहीं होता, ये इन्वेंट्री को किसी और तरीके से वैल्यू करता, ये इन्वेंट्री को किसी और तरीके से वैल्यू करता। इन्वेंट्री का रूल क्या पड़ा है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सर ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे करता, ये कोई और मेथड फॉलो करता अपनी मर्जी का। तो सर कंसिस्टेंट अकाउंटिंग रखनी थी पूरी दुनिया में। क्यों कंसिस्टेंट रखनी थी? ताकि इट शुड बी इजी फॉर कंपैरिजन। पहला ऑब्जेक्टिव, पहला एडवांटेज, पहला रीजन। सर कंपैरिजन के लिए आसानी हो, इजियर फॉर कंपैरिजन। देखिएगा सर, टू रिड्यूस व्हाइट कॉलर क्राइम्स। सर ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? सर जो सफेद पोश लोग करते हैं, मतलब जो मैनेजरियल लेवल पे क्राइम्स होते हैं अकाउंटिंग के, उसको कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दुनिया में क्यों आए बेटा? दुनिया में इसलिए आए ताकि रूल्स और गाइडलाइंस बताएं जो पूरे वर्ल्ड को फॉलो करना जरूरी है। जिस तरह आप IS2 फॉलो करते हो, IS2 बोल रहा हूँ सॉरी, जिस तरह आप इन्वेंट्री वैल्यू करते हो, वैसे ही पूरी दुनिया में इन्वेंट्री वैल्यू होगी। जिस तरह आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, एक पाकिस्तानी कंपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है, उस तरह दुनिया की हर कंपनी, दुनिया की हर कंट्री में यही इसी तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकता है। जितनी डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज आपकी हैं उतनी उनकी हैं। 3 पॉलिसीज हैं आपकी डेप्रिसिएशन की, उनकी भी 3 है। जिस तरह आप रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स करते हो, वो भी यही करेंगे। तो व्हाई इज अ नीड टू इम्प्लीमेंट सेम रूल्स और गाइडलाइंस, ताकि कंपैरिजन आसान हो। यूनिलीवर पाकिस्तान एंड यूनिलीवर इंडिया अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि किसने अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं इन्वेंट्री किसी और तरीके से वैल्यू कर रहा हूँ, यूनिलीवर पाकिस्तान और यूनिलीवर इंडिया किसी और तरीके से कंपेयर कर रही है, आप कैसे कंपेयर करोगे कि पाकिस्तान की ब्रांच ने अच्छा परफॉर्म किया या इंडिया की? इसी तरह सर अगर सेम जगह रूल्स और गाइडलाइंस नहीं होंगे, क्राइम्स बढ़ेंगे बेटा। लोग नए नए तरीके निकालेंगे और फ्रॉड करेंगे, और जो है वो अकाउंटिंग की नॉन कंप्लायंस होगी। तो पर्पस क्या था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दुनिया में आने का? ताकि रूल्स और गाइडलाइंस ऐसे हों जो सब फॉलो कर सकें पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में। यही पॉलिसीज, यही रूल्स, यही गाइडलाइंस चले। मैंने कल आपको नए मॉक की टाइमिंग्स अनाउंस कर दी है, मॉक 2 एंड मॉक 3। मैंने आज आपके ग्रुप पे उसके टॉपिक्स भी भेज दिए हैं। इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग द होल कोर्स, मैंने आपके कोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया एंड मैं उस हिसाब से फिर आपका मॉक लूंगा। तो इससे तैयारी अच्छी होगी एंड आप स्पेसिफिक अटेंशन दे सकते हैं उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को। मैंने डेट्स भी अनाउंस कर दिए, मैंने टाइम भी अनाउंस कर दिया। एनीवन हु विल बी मिसिंग मॉक, बैच से निकल जाएगा बेटा वो, फिर आप खुद पढ़ना।
मैं आपसे पोर्टल का एक्सेस भी ले लूंगा, मैं आपको अपने ग्रुप से भी निकाल दूंगा, फिर आप खुद तैयारी करिए। जब आपको मेरी बात नहीं माननी तो फिर आप खुद ही तैयारी करें, ज्यादा बेहतर है। चले आए। तो सर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दुनिया में आने का मकसद क्या था कि कंसिस्टेंट रूल्स गाइडलाइंस फॉलो होंगी ताकि कंपैरिजन आसान हो, ताकि क्राइम्स आप ओमिट कर सकें। मैंने आपको जो थ्योरी शेयर की थी, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपके ग्रुप में एक थ्योरी शेयर की थी, उसमें पूरा कोर्स समराइज है बेटा। आपका पूरा A2 का कोर्स आई समराइज इन आई थिंक 28 या 29 पेजेस में। तो उसमें आईएएस की थ्योरी है। तो व्हाई आईएएस आर अप्लाइड सर, आईएएस क्यों अप्लाई होते हैं? इट शुड बी अप्लाइड सो दैट इंफॉर्मेशन contained within the published account is useful and aids mainly economic decisions, यानी comparable हो, consistent हो, understandable हो, relevant हो, reliable हो। आप compare कर सकते हो अपने financials दूसरी country के साथ, आपकी consistent approach हो, understandable हो, समझ आने चाहिए, relevant और reliable हो, कोई crime या कोई fraud वाली चीजें ना हो। तो आईएएस इसीलिए दुनिया में आया बेटा। अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पढ़ाता हूँ। ये आईएएस का जो है वो आईएएस की पैदाइश कैसे हुई, जन्म कैसे हुआ आईएएस का? बेटा आपकी जो दुनिया में अकाउंटिंग बॉडी है ना, वो सिर्फ एक ही है, सुनना, जो सबका अब्बू है बेटा। देखना इधर सर, इंस्टीट्यूशन, मैं बहुत आगे की आपको आज ही बात बता रहा हूँ, आप ये सीए में पढ़ोगे बेटा, समझाना है इसलिए बता रहा हूँ, शो ऑफ नहीं मार रहा कि देखो तो मुझे कितना ज्यादा आता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईफैक। जितने भी नए आईएएस आते हैं, जितने भी नए रूल्स आते हैं, वो ये इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स आईफैक निकालता है। यानी आईफैक इज द मेन बॉडी। जो आईफैक रूल निकालेगा वो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। सर आप सबने सुना होगा कि बहुत सारी डिग्रीज होती हैं अकाउंटिंग की, सीए डिग्री होती है, एसीसीए डिग्री होती है, सिमा डिग्री होती है, आईसीएमए डिग्री होती है। सुनना, सीएमए इज एक और डिग्री। ये सब कौन है बेटा? ये सब आईफैक के बच्चे हैं। आईफैक इज अब्बू, और ये सारी अकाउंटिंग की जो क्वालिफिकेशन है, ये कौन है? सारे बच्चे। अब्बू जो बोलते हैं वो बच्चे को करना पड़ता है। तो जितने भी रूल्स आईफैक बनाएगी वो सारी अकाउंटिंग बॉडी के प्रोफेशनल्स को फॉलो करना लाजमी है। जो रूल्स आईफैक ने निकाल दिया, सीए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी वही रूल्स अप्लाई करेंगे, एसीसी क्वालिफाइड लोग भी यही रूल्स अप्लाई करेंगे, आईसीएमए वाले भी, सिमा वाले भी, सीएमए वाले भी, और भी जितनी अकाउंटिंग डिग्रीज हैं, ये सारे वो रूल्स फॉलो करेंगे जो आईफैक बीइंग अब्बू ने निकाले। हर किसी को ये फॉलो करना लाजमी है। तो जब भी कोई नया आईएएस आता है, आईएएस का मतलब नए रूल्स, तो आईफैक इज द फाउंडर ऑफ ऑल द रूल्स। सारे आईएएस आईफैक ने निकाले। सर हमारे कोर्स में कितने आईएएस हैं? मैं आपको लिस्ट लिखवाता हूं बेटा। हमारे कोर्स में हमें कितने स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, इसमें से कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, मतलब ओ लेवल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओ लेवल एएस A2, हमने मेजॉरिटी चीजें पढ़ी हुई हैं। बस मैंने होता क्या है, हम ओ लेवल एएस के लेवल पे आपको कभी भी बताते नहीं है कि आईएएस है, हम आपको रूल्स पढ़ाते हैं। जैसे इन्वेंट्री का रूल, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, मैंने आपको आज तक कभी भी आईएएस का रेफरेंस नहीं दिया, अब मैं आईएएस का रेफरेंस दूंगा कि देखो इस नाम से आईएएस है। हम पढ़ेंगे आज या कल में IS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे। जितने भी हमने इन्वेंट्री के रूल्स पढ़े वो सब IS2 से आए। जितने भी हमने डेप्रिसिएशन के रूल्स पढ़े वो सब IS16 से आए। जितने भी हमने अकाउंटिंग के फॉर्मेट पढ़े आज तक, तुम लोगों ने जब से अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तब से जितने भी फॉर्मेट पढ़े वो IS1 ने दिए। तो सर अब आईएएस के नाम के साथ हम पढ़ेंगे डिटेल में। पहले हमने ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ी हैं। तो कितने आईएएस है सर हमारे कोर्स में? सर पहला है हमारा IS1, सर दूसरा है हमारा IS2, सर तीसरा है हमारा IS7। सर ये 3, 4, 5, 6 कहाँ गया बीच में? आपके कोर्स में नहीं है। ऑब्वियसली ये आईएएस दुनिया में तो है लेकिन आपके कोर्स में अडॉप्ट नहीं किए। चौथा IS8, पांचवा IS10, छठा IS10, सॉरी IS9 इज नॉट इन योर कोर्स, मुझे 10 लिखना था, मैंने गलती से 9 लिख दिया। IS10, सर IS16,
सर IS 36, IS 37, IS 38, टोटल 9 IAS हैं आपके कोर्स में, टोटल 9 IAS हैं आपके कोर्स में। सर मैं आपको बताऊं बेटा, अभी तो आप ये बहुत मतलब हमारी तो फील्ड ही है, जब आप CA करते हो तो उसमें बेटा ये हम जितने भी ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हो गया, ये NPO क्लब अकाउंट्स हो गया, ये कुछ काम नहीं आता दोस्त। सारा अकाउंटिंग यहाँ से मेन अकाउंटिंग आपकी शुरू है। आपने अभी जितना भी पीछे पढ़ा पार्टनरशिप, ऑल स्क्रैप क्रैब है, ये कुछ भी नहीं है। और सारी अकाउंटिंग की शुरुआत यहाँ से होती है। हम जब कंपनी के ऑडिट्स करने जाते हैं बेटा, जैसे GSK का ऑडिट किया हुआ है मैंने जो है वो शेल का ऑडिट किया हुआ है, ठीक है, मैंने जो है वो फाइजर का ऑडिट किया है, जो जिन्होंने वैक्सीन बनाई आपकी। ऑब्वियसली दीज आर पाकिस्तान वाले क्लाइंट्स, मतलब जिनकी ब्रांचेस पाकिस्तान में, तो बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज के मैंने ऑडिट्स किए हैं। तो सर हम ये IAS तो लगाते हैं। जब मैं आपको ऑडिट का मतलब बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा हम जो ऑडिट करते हैं वो इन रूल्स की बेसिस पे करते हैं कि कंपनी ने ये रूल्स सही अप्लाई किए या नहीं किए। तो जब तक आपको रूल नहीं पता होगा आप चेक नहीं कर सकते। तो सर, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ बेटा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्या होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये IAS बहुत बेसिक्स है, ये बहुत बेसिक IAS है। आज तो आपकी मेन अकाउंटिंग शुरू हुई है, IAS का चैप्टर से मेन अकाउंटिंग शुरू होती है। दुनिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग नहीं देखता, कोई ये दुनिया में NPO क्लब नहीं देखता। मेन IAS है बेटा। IAS जिसको आता है वो हर चीज कर सकता है अकाउंट्स में। तो सर ये तो बहुत बेसिक IAS है, बहुत सारे IAS है। अब तो IFRS भी आना शुरू हो गए। जब आप बड़े हो जाओगे, CA में आओगे, तो वहां पढ़ोगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आज मैं सिर्फ आपको IAS से तारुफ करवा रहा हूं कि व्हाट इज IAS, कितने IAS हैं, आगे क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ये सारे पुराने IAS है, ये अप्लाई तो होते हैं बेटा, लेकिन काफियों के नए वर्जन आ गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, IAS 18 एक स्टैंडर्ड था बेटा हमारा, इट्स नॉट इन योर कोर्स, रेवेन्यू पे ये स्टैंडर्ड था, आपके कोर्स में नहीं है। जब IAS पुराना हो जाता है, जब कोई नया रूल निकालना होता है, तो अब इसका नया आया है IFRS 15। यानी जितने भी पुराने IAS आउटडेट हो चुके हैं, उनका अपडेटेड वर्जन अब IFRS के नाम से आता है। आप जब बड़े हो गए तो ये IAS खाली नहीं है, IFRS भी होते हैं, IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3। तो आपके कोर्स में, A2 के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 9 IAS हैं। हमें इन 9 IAS के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है दोस्त? जल्दी बता दें। सर IAS का सवाल एग्जाम में कैसे आता है बेटा? IAS का सवाल एग्जाम में थ्योरी पे भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है। थ्योरी भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है। मैं आपको थोड़ा सा इंडिविजुअल बता देता हूँ बेटा। सर इंपॉर्टेंट IAS, सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट IAS 7 है। इस पे अलग से सवाल बनता है। अगर ये एग्जाम में आएगा ना बेटा तो सेपरेट क्वेश्चन होगा। सर IAS 10 और 37 पे एक सवाल बनता है। IAS 10 पे और 37 पे एक सवाल बनता है, यानी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IAS 36 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IAS 38 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सर कौन से लेस इंपॉर्टेंट है? सर ये लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब आसान भी है और लेस इंपॉर्टेंट भी है। ये भी आसान है, लेस इंपॉर्टेंट है। IAS 8 लेस इंपॉर्टेंट है बेटा। IAS 8 पे आज तक एग्जामिनर ने ना सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछा है। ये इतना कोई बेहतरीन स्टैंडर्ड है ना बेटा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं तो आपको ऑब्वियसली कराऊंगा डिटेल में। एग्जामिनर ने आज तक कभी डिटेल में पूछा नहीं है। ये अगर पूछ लेना एग्जामिनर IAS 8, खून की नदियां बह जाए बेटा एग्जाम में, ये ऐसा ट्रिकी है। IAS 16 इज लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हो बेटा। आप डेप्रिसिएशन के सारे रूल्स, रीवैल्यूएशन के रूल्स, ये सब मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, ये सब आप पढ़ चुके हो। तो अगर मैं देखूं ना मेरे फोकस करने के IAS कौन से, तो सर IAS 7 अलग से 25 मार्क्स का सवाल आता है बेटा, हेल इंपॉर्टेंट। सर 1037 पे मिला के क्वेश्चन आता है। सर 36 बहुत ज्यादा आता है, 38 आता है, कम आता है लेकिन आता है बेटा। तो सर 9 में से 4 से 5 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिन पे आपकी पक्की ग्रिप होनी चाहिए। बाकी बहुत आसान है, ये थ्योरी बेस्ड है पूरा, ये भी थ्योरी बेस्ड है बेटा पूरा। ये आपके एग्जाम में आज तक इसने सिर्फ थ्योरी बेस्ड पूछा है, कभी प्रैक्टिकल बेस्ड पूछा नहीं है। मैं लेस इंपॉर्टेंट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड में आते हैं, इनकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। आपको रट्टा लगाना होगा, आपको केस से पिक करना होगा, दैट्स इट।
इसी तरह सर 1037 में आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज पूछता है, और सर IAS 36 ये तो है ही पूरा कैलकुलेशन पे, ये तो है ही पूरा कैलकुलेशन पे। तो सर ये 4-5 IAS ऐसे हैं जो आपको पक्के करने पड़ेंगे, जो कंफर्म आते हैं एग्जाम्स में। हम तो सारे करेंगे सर, मैंने आपको कोई छुड़वा दिया लेस इंपॉर्टेंट कह के तो आप ही एग्जाम हॉल के बाहर नारे लगाएंगे मेरे नाम के। ठीक है सर, चलें आ जाए IAS 1 से स्टार्ट करते हैं। हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं IAS 1। IAS 1 क्या है भाई? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IAS 1 का नाम क्या है बेटा? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको नाम और नंबर याद होना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर ने एक दफा ऐसी हरकत कर ली थी, आपको नाम दिया था और बोला था बताओ इसका IAS का नंबर कौन सा है। तो सर ये मुफ्ते के जो 1-2 मार्क्स होंगे ये हम मिस ना करें ना दोस्त। आसान आसान चीजें तो एटलीस्ट हम कर लें, अगर उसमें भी हम फंस गए तो फिर सर अल्लाह ही मालिक है मुश्किल चीजों में। तो सर IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत आसान स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है सर? सर आज तक आपने जितने भी अकाउंटिंग या फॉर्मेट्स पढ़े हैं वो सब IAS 1 ने दिए। आपकी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट सेल्स, लेस सेल रिटर्न, लेस कॉग्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, GP आ गया, एड अदर इनकम किया, लेस एक्सपेंस किया। कहां से पैदा हुआ है बेटा? IAS 1 ने आपको फॉर्मेट बताया। सर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या हैं? अब बेटा देखो, आज से पहले आपको नहीं पता होगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं। मतलब पढ़े हुए तो हैं इसमें से मेजॉरिटी आपने, लेकिन आपको पता नहीं होगा। मैं आज आपको बताता हूँ। बच्चे समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ 2 चीजें आती हैं, इनकम स्टेटमेंट, SOFP। ऐसा नहीं है सर। पहला इनकम स्टेटमेंट, अच्छा मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कितने कंपोनेंट्स हैं, कितनी स्टेटमेंट्स हैं सर, ये आपको पता होना चाहिए। पहला कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, देखें IAS में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बेटा। मतलब मैं आपको 3 घंटे में पूरा IAS का चैप्टर खत्म करवा सकता हूँ, ठीक है, अगर पढ़ाने की बात हो रही है बगैर पेले, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये, मैं शुरू में आपको क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मैं पहले आपको IAS पढ़ाऊंगा सारे। आप खुद देखना, या कोशिश करेंगे कि साथ साथ बीच बीच में सवाल ले लें। आप खुद देखना, आपको अगर पूरा IAS आता है ना और आपने पास पेपर प्रैक्टिस नहीं की, कोई फायदा नहीं है ऐसे IAS का। ये IAS किसी काम का ही नहीं जब तक आपने पास पेपर की प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि ये सवाल बहुत अलग तरीके से होता है। सवाल को हर IAS का सॉल्व करने का तरीका अलग है, हर IAS की टेक्निक अलग है। ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको हर IAS। तो हर IAS में क्या बातें याद रखनी है वो मैं आपको जॉट डाउन करवाऊंगा। और एग्जाम में विदाउट प्रैक्टिस IAS आप कभी अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, जिसकी पास पेपर की प्रैक्टिस नहीं है बेटा। ठीक है, चले हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने हैं? पहला है इनकम स्टेटमेंट। और अब आप बड़े हो गए हो बेटा, तो मैं इनकम स्टेटमेंट के साथ एक नाम लिखता हूं और डिफरेंस बताऊंगा फिर क्या है। इनकम स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहा जाता है। आज मैं डिफरेंस बताऊंगा बेटा इनकम स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डिफरेंस क्या है, ये मैं आज बताऊंगा आपको। हमने पढ़ा है, सिर्फ एक चीज आपको बतानी है। सर दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? सर हमें पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SOFP। सर तीसरा क्या है? सर तीसरा भी हमने पढ़ा हुआ है सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सोशी पढ़ाई थी ना भाई कंपनी में, मैंने आप सब लोगों से कहा था कि कंपनी रिवाइज कर लीजिएगा। जिन्होंने नहीं लेक्चर देखा कंपनी का वो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कंपनी वीक है आपसे नहीं होगा IAS, सॉरी टू से। ठीक है दोस्त, तीसरा कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चौथा कंपोनेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सर हमने ये नहीं पढ़ा अभी, हम IAS में ही पढ़ेंगे ये, और हम ये पढ़ेंगे IAS 7 में, जो कि हमारा सबसे आखिरी IAS होगा। मैं लाइन से नहीं पढ़ाऊंगा बेटा आपको, ठीक है। तो IAS 7 में हम ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पढ़ेंगे। पांचवा नोट्स टू अकाउंट्स। जब मैं आपको IAS 10 और 37 पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो सर आज के बाद आपसे अगर कोई भी पूछे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स बताओ क्या क्या होते हैं, तो
आप लोग जो है सिर्फ इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी नहीं बोलेंगे, 5 कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, इनकम स्टेटमेंट, एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स। तो सर IS1 ने क्या हेडिंग नाम में क्या बोल रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किस तरह करोगे, तो सर IS1 बात ही किसकी करता है, फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IS1 बोलता है तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट यूज करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। IS1 तुम्हें बताएगा ए कंपनी तुम्हें इनकम स्टेटमेंट के लिए ये फॉर्मेट यूज करना है, ए कंपनी तुम्हें एसओएफपी के लिए ये फॉर्मेट यूज करना है, और ये दुनिया की हर कंपनी ये फॉर्मेट फॉलो करेगी। क्या यहां तक क्लियर है सर? चले बेटा अब आगे हैं। सर हम सबको एसओएफपी का फॉर्मेट पता है, मैं नहीं बता रहा, हमने 1000 दफा बना चुके हैं सर हम। सर हम सबको सोशी का फॉर्मेट पता है, मैं नहीं बता रहा बेटा, ठीक है, हम सबने पढ़ा हुआ है दोस्त। सर कैश फ्लोज में फॉर्मेट में IS7 में बताऊंगा। नोट्स टू अकाउंट्स का क्या होता है, क्या क्या मतलब है, क्या है, IS37 और IS10 में बताऊंगा मैं आपको। तो अभी मैं आपको क्या बताऊंगा सर, मैं आपको इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डिफरेंस बताता हूँ। देखिएगा बेटा, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डिफरेंस। सर इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं, आ जाए। सर इसमें डिफरेंस क्या है, सर देखें अगेन IS1 सिर्फ थ्योरी आ सकती है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता बेटा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कितने कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और आपको फॉर्मेट्स पता होने चाहिए। फॉर्मेट्स पे आज तक कभी सवाल नहीं पूछा बेटा उसने, लेकिन हमें सबके फॉर्मेट्स पता है, ठीक है दोस्त। आ जाए, बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है बेटा। ऑल यू नीड इज टू लर्न, बस। मैंने यहाँ भी लिखा है, देखें हर चीज मैंने थ्योरी में लिखी है, मैंने आपको थ्योरी दे चुका हूँ बेटा। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एसओएफपी, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट की डेफिनेशन भी लिखी है, लेकिन मैं आगे बात करूंगा, अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है सर। तो आ जाए जरा बात करते हैं IS1 पे, बहुत छोटा स्टैंडर्ड है। सर इनकम स्टेटमेंट का हमने क्या फॉर्मेट पढ़ा था, सर याद करें। सर हमने इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट पढ़ा था, सर हम सेल्स से स्टार्ट करते हैं। मैं भी सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये इनके बारे में बात नहीं करूंगा बेटा, मैं नॉर्मल फॉर्मेट फॉलो करता हूँ। सेल्स लेस कॉस्ट, और इवन मैं कॉस्ट के ब्रेकअप की भी बात नहीं कर रहा बेटा, हम सबको पता है ना दोस्त, अब आप बना लीजिएगा। सर इससे क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ दोस्त, ऐड करते हो आप अदर इनकम, आप लेस क्या करते हो सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सर ये तो आप कंपनी का फॉर्मेट पढ़ा रहे हैं। व्हाट अबाउट सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, बेटा देखो इट इज मैंडेटरी, मैं रेड से लिखता हूं बड़ा बड़ा नोट, इट इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू फॉलो IAS। मैंडेटरी किसके लिए बनाया गया है, कंपनी के लिए। आप सोल ट्रेडर हो, आपकी मर्जी आपको IAS फॉलो करना है नहीं करना, आप पार्टनरशिप में हो, आपकी मर्जी आपको IAS फॉलो करना है नहीं करना, लेकिन कंपनी के लिए मैंडेटरी किया गया। सर क्यों कंपनी के लिए मैंडेटरी किया गया, मैंने आपको कंपनी अकाउंट में पढ़ाया था। पब्लिक कंपनी में आपकी नॉर्मल जनरल पब्लिक, आपकी जनता इन्वॉल्व होती है, आपकी आवाम इन्वॉल्व होती है। अगर आपने IAS फॉलो नहीं किया, आप क्राइम्स कर सकते हो, आप फ्रॉड्स कर सकते हो, और इससे आपकी जनरल पब्लिक अफेक्ट होगी, इससे आपकी जनरल पब्लिक अफेक्ट होगी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट IAS वी ओनली टॉक अबाउट कंपनीज। सोल ट्रेडर को फॉलो करना है, आपकी मर्जी है, सोल ट्रेडर बिजनेस की खुद की कॉल है, भाई उसका ही बिजनेस है ना, किसी जनरल पब्लिक की इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, वो अपने साथ तो फ्रॉड नहीं करेगा। भाई एक ही ओनर है तो वो सही अकाउंटिंग करेगा, वो फ्रॉड नहीं करेगा। पार्टनरशिप है तो 3 पार्टनर्स हैं, आपस में क्या फ्रॉड करेंगे। लेकिन सर कंपनी में पब्लिक इज इन्वॉल्व, सर अवाम इज इन्वॉल्व, तो इट इज मैंडेटरी कंपनीज को कि फॉलो करें IAS, वरना इनकी एक गलत हरकत से आपकी पब्लिक नुकसान में आ सकती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, टेलीमार्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ दोस्त, टेलीमार्ट का नाम सुना है, किसी को पढ़ने का बहुत शौक है ना बेटा,
गूगल पे लिखना टेलीमार्ट स्कैंडल, आपको पता चलेगा कैसे लोगों के साथ धोखा हुआ था बेटा, कैसे शेयर होल्डर्स के साथ धोखा हुआ था। आज जाना और पढ़ना, ये ऑडिट में भी ये बात याद आएगी, हम ऑडिट में भी पढ़ेंगे। एक और सर, ये तो पाकिस्तान का स्कैंडल था टेलीमार्ट, एक और स्कैंडल है व्हाइट हाउस का, बताता हूं आपको, यूएस एनरॉन स्कैंडल, बहुत मशहूर है एनरॉन स्कैंडल। इसमें व्हाइट हाउस के लोग तक इन्वॉल्व थे, ये इतना बड़ा फ्रॉड था बेटा, 2005-6 का फ्रॉड है बेटा ये। तो किसी को अगर पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक हो, किसी को नॉलेज चाहिए हो कि क्या हुआ था उनके शेयर होल्डर्स के साथ, इन सब गलतियों के बाद ही तो बेटा रूल्स निकाले गए। तो टेलीमार्ट स्कैंडल एक है, एक एनरॉन स्कैंडल है, ये आपको ऑडिट में भी हेल्प करेगा, आप पढ़ सकते हो जाके, ठीक है। जिसको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, नहीं पढ़ना आपके कोर्स पे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉलेज की बात कर रहा हूँ। किसी को अपनी नॉलेज बनाने का बहुत शौक है, ये दो स्कैंडल्स के बारे में रिसर्च करेगा, गूगल पे खाली लिख देना, खुद ब खुद आ जाएगी बेटा पूरी कमेंट्री। हाँ, इसके बारे में पढ़ के डिस्कस करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करूंगा बेटा स्पेसिफिकली, आपका कोर्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर अदर इनकम लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए मैं कंपनी की इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूं, मैं पार्टनरशिप का या सोल ट्रेडर का फॉलो नहीं कर रहा। लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, लेस एडमिन एक्सपेंस, तो हमारे पास क्या आता था सर? सर हमारे पास आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। इससे मैं लेस क्या करता हूं सर? सर इससे मैं लेस करता हूं फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो मेरे पास क्या आता है सर? सर आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और सर जब आप टैक्स लेस करते हैं, मैंने आपसे कहा था A2 के लेवल पे टैक्स होता है, AS के लेवल पे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही रुक जाते थे। इसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर ये हमारी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ये हमारी किसका फॉर्मेट है बेटा? इनकम स्टेटमेंट का। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? आओ मैं आपको बताता हूं बेटा डिफरेंस क्या है इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। आ जाए सर। सर ये क्या, आपने तो वही पूरा लिख लिया, सर आपने तो वही पूरा फॉर्मेट लिख लिया, डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस तो बताएं बेटा। आपकी इनकम स्टेटमेंट और आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर तक सेम बनती है, जो यहां तक बनी हुई होगी उसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इसमें जब मैं ऐड कर दूंगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें जब मैं ऐड कर दूंगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा मैं उसको कहता हूं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैं अभी इस डिस्कशन में नहीं जा रही अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है, मैं अभी आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, आज ही डिस्कस करूंगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है क्या। ठीक है सर, आज ही डिस्कस होगा कि ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है क्या। अभी डिफरेंस समझ रहे हैं इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में? सर सेल से लेकर प्रॉफिट तक बनी हुई है उसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। जैसे ही उसमें ऐड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कर दूंगा तो अब इस पूरे फॉर्मेट को क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या हमें डिफरेंस क्लियर है सर? जैसे ही आप प्रॉफिट में ऐड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करोगे, अब इस पूरे फॉर्मेट को इनकम स्टेटमेंट का नाम नहीं देते, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नाम दिया जाता है। क्या यहां तक क्लियर है सर? सब सर हमारा अगला ऑब्जेक्टिव, सर हमें ये तो समझ आ गया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट क्या है, लेकिन सर ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब क्या है? आओ मैं आपको बताता हूं बेटा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब क्या है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव, और ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बस आपको नाम नहीं पता।
आपको सिर्फ ये स्पेसिफिक नाम नहीं पता, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी। मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी पढ़ाया है, ये मैंने आपको कंपनी में भी पढ़ाया है। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है बेटा? इनकम इनकम दैट इज, थोड़ा और बेहतर लिखते हैं, इनकम दैट इज रिसीव्ड बट is not earned slash realized. Income that is received but is not earned slash realized. क्या मतलब? एग्जाम्पल बताएं सर, हमें याद आ जाएगा। आपने तो इतना अच्छा पढ़ा है, हमें तो याद है सब कुछ। हमने क्या पढ़ा था कंपनी में, हमने क्या पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग में? मैंने आपको प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पढ़ाया था मैन्युफैक्चरिंग में। क्या पढ़ाया था? प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो अभी आपने कमाया नहीं है। कब कमाऊंगा? जब गुड्स बेचूंगा। हम जब फैक्ट्री प्रॉफिट निकालते थे, फैक्ट्री प्रॉफिट को रियलाइज पोर्शन हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते थे। क्यों रिकॉर्ड करते थे? क्योंकि ये आपने अर्न कर लिया होता था। मैं आपको दिखाता हूं सर, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, प्लीज हमें दिखा दें। आए मैं आपको दिखाता हूं। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ गया? मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मैंने इसमें कॉपी नहीं किया, रुक जाए मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये रहा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैंने आपको पढ़ाया था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जो फैक्ट्री प्रॉफिट होता है, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, वेट लेट मी फाइंड इट। ये रहा सर, मैंने आपको पढ़ाया था फैक्ट्री प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं, एक रियलाइज्ड प्रॉफिट, एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। रियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दोज यूनिट्स व्हिच आर ओनली सोल्ड। आपने जब गुड्स बनाए तो आपने तो बहुत सारे गुड्स बनाए, सारे थोड़ी इस दफा बेचोगे। जो इस दफा बेचे हैं उसी का प्रॉफिट रियलाइज होकर इनकम स्टेटमेंट में आएगा। जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो क्या है? प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड यूनिट्स व्हिच विल बी अर्न्ड व्हेन द गुड्स विल बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर। जब सेल होंगे तब इनका गेन रिकॉग्नाइज होगा। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस आपसे क्या कहता था? फ्यूचर इनकम तब तक बुक नहीं कर सकते जब तक अर्न ना कर ली हो। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है सर? सर यही तो इनकम है, वो इनकम जो अभी तक रियलाइज नहीं हुई, जो अभी अनरियलाइज है। सर दूसरी एग्जांपल बताएं। सर आपने दूसरी एग्जांपल भी कहा था सर, रीवैल्यूएशन रिजर्व पढ़ाया था आपको कंपनी में, आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व पढ़ाया था। हाँ दोस्त, आए ढूंढता हूं कहां है रीवैल्यूएशन रिजर्व। रिजर्व मैं आपको दिखाता हूं सर, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है अनफॉर्चुनेटली। मैंने आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व में पढ़ाया था, किधर है? मैं दिखाता हूं आपको, लेट मी फाइंड इट। ये देखें, रीवैल्यूएशन रिजर्व लिखवाया भी था। ये टेम्परेरी अकाउंट है। क्यों? ये अनरियलाइज है, अभी रियलाइज नहीं हुआ। यहां लिखवाया भी था। ये वो रीवैल्यूएशन, ये वो गेन ऑन गेन या लॉस है ऑन एसेट जो अभी रियलाइज नहीं हुआ। रियलाइज कब होगा? जब आप एसेट बेचोगे। याद करो मेरी एग्जांपल, आपकी बुक्स में 100,000 का नॉन करंट एसेट आ रहा है, आज उसकी वैल्यू 125 हो गई है। मैंने एंट्री बनाई थी नॉन करंट एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। मैंने इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में गेन बुक नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये गेन कब रियलाइज होगा? जब आप एसेट बेचोगे। और मैंने आपको एग्जांपल सिखाई थी, फिर याद करें, मैंने आपको बताया था कि जनवरी में मैंने 25,000 का गेन अनरियलाइज है, मैंने रीवैल्यूएशन रिजर्व में रिकॉग्नाइज किया है। मार्च में जब मैंने एसेट बेचा था तब मैंने गेन रिकॉग्नाइज किया था 10,000, और 25,000 पुराना मैं रीवैल्यूएशन से गेन उठाकर इनकम स्टेटमेंट में ले आया था। क्यों? बेचने पे ये गेन रियलाइज हो गया था। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब क्या है सर? इनकम दैट इज रिसीव्ड बट इज नॉट अर्न या रियलाइज। अर्न या रियलाइज कब होगा? प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में रियलाइज कब होगा? जब यूनिट्स आप वो बनाए जो थे वो सेल कर दो। रीवैल्यूएशन रिजर्व कब होगा? जब आपने नॉन करंट एसेट एक्चुअल में सेल कर दिया, आप वैल्यूएशन नहीं कर रहे। रियलाइज कब होगा? जब आप बेचोगे। एक और एग्जांपल दें सर। सर हमने कंपनी का शेयर खरीदा था 10 रुपए का, आज उस शेयर की वैल्यू 15 रुपए हो चुकी है। एक और एग्जांपल, इसको कहते हैं कैपिटल गेन। मैंने कंपनी में भी बताया था आपको, आपको 5 रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों?
सर आपने ये शेयर अभी बेचा नहीं है, ये गेन रियलाइज कब होगा? आप अगर आज मार्केट में जाके बेच देते हो ना, तब आपका 5 रुपए पर शेयर जो है वो रियलाइज होगा, वरना ये अनरियलाइज है। कल को ये 20 रुपए हो जाएगा तो आपका टोटल गेन कितना हो गया? 10। लेकिन ये अनरियलाइज है, ये रियलाइज कब होगा? जब आप बेचोगे। तो सर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सारी अनरियलाइज्ड इनकम्स आती हैं। तो जैसे ही मैंने प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला, जैसे ही आप इसमें ऐड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करोगे, आपके पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। सर क्या मैं सोशी में, आपने सोशी में हमें बताया था, कंपनी में जब आपने हमें सोशी पढ़ाया था, तो आपने हमें सोशी में बताया था कि हम सोशी में रिटेन अर्निंग्स में प्रॉफिट फॉर द ईयर लेकर जाते हैं। ये देखो, क्या अब मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाली वैल्यू लेकर जाऊंगा? क्या मैं ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाली वैल्यू लेकर जाऊंगा? नो सर, आप अभी भी अपनी सोशी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर ही लेकर जाओगे। सर तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकालने का फायदा क्या है? बेटा आप शेयर होल्डर को एडवांस में बता रहे हो कि देखो तैयार रहो, फ्यूचर में हमें गेन या लॉस होने वाला है। तो फ्यूचर में जो आज हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिख रहे हैं, वो फ्यूचर में तुम्हें यहाँ पे हमारे अदर इनकम में लिखा हुआ मिलेगा। जब हम यूनिट्स बेच देंगे तो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आज हमने यहाँ लिखा है, वो हमारे यहाँ का पार्ट बन जाएगा। या हम जब रीवैल्यूएशन रिजर्व में अभी हमने यहाँ लिखा है अनरियलाइज, जैसे ही एसेट बेचेंगे तो जो पूरा गेन होगा उस एसेट पे, वो अब हम अदर इनकम में दिखाएंगे। क्या हमें डिफरेंस क्लियर है सर? जल्दी बता दें। तो सर IAS 1 हमारा यहाँ खत्म हो गया, हमें इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता है, और आज हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी फॉर्मेट पता चल गया कि जैसे हम इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करेंगे, यानी वो इनकम जो आपने अर्न नहीं की है, जो अभी अनरियलाइज्ड है, उनको ऐड करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। SOFP का सेम फॉर्मेट है बेटा जो हमने कंपनी में पढ़ा है, सोशी का सेम फॉर्मेट है जो हमने कंपनी में पढ़ा है, कैश फ्लोज का फॉर्मेट मैं आपको IAS 7 में पढ़ाऊंगा, और नोट्स टू अकाउंट्स में आपको IAS 10 एंड 37 में समझाऊंगा भी और बताऊंगा। तो सर दिस एंड्स हमारा IAS 1। जल्दी से आ जाओ, मैंने यहाँ क्या लिखा है? सर व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस? सर अब ये रिकॉग्नाइज्ड गेन या लॉसेस क्या है समझ लें। इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज वेदर द प्रॉफिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट येट रियलाइज्ड, आर टेकन इनटू कंसिडरेशन और नॉट। इट इंश्योर्स दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेयर ऑफ द ट्रू वर्थ ऑफ द बिजनेस। क्या बोलता है भाई? इनकम रिकॉग्नाइज, ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसी इनकम रिकॉग्नाइज कर ली जो अभी तक रियलाइज नहीं हुई, यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की ही बात कर रहा है बेटा ये। तो सर बताना क्यों जरूरी है, लेकिन आप क्यों इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनाते हो? ताकि आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपकी ट्रू बिजनेस की वर्थ का अंदाजा हो जाए कि फ्यूचर में जो आपने आज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखा है, फ्यूचर में वो आपकी अदर इनकम का पार्ट बन जाएगा। सर अगला IAS बहुत आसान है बेटा, मैं क्विक गुजारूंगा, आ जाए।